आज राम कुमार जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। गर्व से उनका सीना चौड़ा हो गया था। अपने एक रिश्तेदार से फोन पर बातें करते हुए उनकी हंसी के ठहाके पूरे घर में गूंज रहे थे। अरे मेहता जी, पढ़ाई में तो शुरू से ही होनहार था मेरा बेटा। हर कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता था और हर साल स्कॉलरशिप लेता था। उसकी पढ़ाई में लगन को देखते हुए ही मैंने उसका दाखिला इंजीनियरिंग में करवाया था। मुझे मालूम था कि वह एक दिन ज़रूर कामयाब होगा और देखो, यूनिवर्सिटी में टॉप करके उसने मेरे भरोसे को बखूबी कायम रखा। लो आ गए जनाब, दोस्तों के साथ अपनी कामयाबी का जश्न मनाकर। अच्छा मेहता जी, मैं फ़ोन रखता हूँ। और अपने बेटे को छाती से लगा लिया। बेटा, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। देख तो, सुबह से बधाई देने वालों के फोन आ रहे हैं। ऐसा कहते हुए राम कुमार जी की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। सामने खड़ी देव की माँ इस दृश्य को देखकर मोहित हो रही थी, लेकिन अपने बेटे देव का चेहरा देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहता है। इतने में देव ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों से एक बात बतानी है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आपको तो पता है कि आज के समय में कोई अच्छी नौकरी मिलना कितना मुश्किल काम है। लेकिन बेटा, तुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत है? अभी तो तुम्हारी पढ़ाई खत्म हुई है, तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, चिंता मत करो। नहीं पिताजी, मैं वो कह रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा अमेरिका में नौकरी करने का प्रस्ताव मिला है। अमेरिका? ये सुनकर दोनों माता पिता कुछ पल के लिए जड़ हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कुछ देर के लिए उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। फिर कुछ संभलकर उसकी माँ प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, लेकिन बेटा, अमेरिका में नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो यहाँ पर बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। इतना कहने की देर थी कि देव भड़क उठा और माँ का हाथ झटक कर गुस्से से बोला, इसलिए, केवल इसलिए ही मैं आपको ये बात बताने से डर रहा था। मुझे पता था आप लोग यही नाटक शुरू कर देंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत पहले से ही मेरा विदेश में नौकरी करने का सपना था और आज जब ये सपना हकीकत में बदलने जा रहा है तो मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। देव की बातें सुनकर उसकी माँ और पिताजी दोनों की आंखों में एक अजीब सा दुख उभर आया। उन्हें लगा मानो वक्त थम सा गया हो। खुशी का माहौल गमगीन हो गया था। वे दोनों खामोश रहकर एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जबकि देव अपनी बात कहकर अपने कमरे में जा चुका था। उस रात देव की माँ और पिताजी दोनों चिंता में डूबे रहे थे। दोनों उस समय को याद करने लगे जब शादी के पूरे 10 वर्ष के बाद उनके पुत्र देव का जन्म हुआ था। कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम नहीं बचा था जिसकी दवा उन्होंने नहीं खाई थी। ऐसा कोई मंदिर या मज़ार नहीं था जहां उन्होंने माथा न टेका हो। तब कहीं जाकर उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ था। एकाएक देव के पैदा होने से लेकर आज तक की सारी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगी। भरे गले से देव की माँ बोली, बचपन में तो देव मुझे अपनी आंखों से जरा भी ओझल नहीं होने देता था और यदि मैं नहीं दिखती थी तो पूरा घर सर पर उठा लेता था। 2 पल के लिए भी अपनी माँ से दूरी बर्दाश्त नहीं थी और जैसे ही आप नौकरी से लौटकर आते थे तो कैसे दौड़ता हुआ आता था और आपके पैरों से कस कर लिपट जाता था। देव के पिता राम कुमार जी भी उन सब बातों को याद करके भावुक हो गए और कहने लगे, वह दिन थे और एक आज का दिन है जब हमारा वही देव
हमें छोड़कर विदेश जाने के बारे में सोच रहा है। हमारे इकलौते बेटे ने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। उन्हें कौन संभालेगा? क्या औलाद इतनी भी स्वार्थी हो सकती है? ऐसे ही गहरी चिंताओं से घिरे वे दोनों रात भर करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद उनकी आंखों को छू भी नहीं पाई। सुबह जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो देखा देव तैयार होकर जूते पहन रहा था। इससे पहले कि वह उसे कुछ पूछते, वह एक बैग में अपने कपड़े रखने लगा। ये सब देखकर देव की माँ ने रुंधे स्वर में पूछा, बेटा कहीं जाने की तैयारी है? तो देव बोला, हाँ माँ, मुझे पासपोर्ट बनवाने के लिए दिल्ली जाना है। मेरा दोस्त है ना जतिन, उसके पिताजी पासपोर्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। मेरी उससे बात हो गई है। जब तक अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तब तक मैं ये काम निपटा लेता हूँ। इसी बहाने कुछ दिन मैं अपने दोस्त के साथ दिल्ली भी घूम लूँगा। देव की बात सुनकर उसकी माँ उसके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए रसोई में गई तो उसके पिताजी ने बड़े प्यार से उससे पूछा, एक बात बताओ, क्या विदेश जाना इतना ज़रूरी है? तो देव बोला, पिताजी इसमें हर्ज ही क्या है? जितना पैसा मुझे विदेश की नौकरी में मिलेगा उतना तो मैं यहाँ कभी नहीं कमा सकता। लेकिन बेटा, जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। पिताजी फिर से बोले तो देव ने कहा, पिताजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विदेश जाने की बात सुनकर आप इतने नाखुश क्यों हैं। अभी राम कुमार जी कुछ कहने ही लगे थे, तभी देव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी मैं जिंदगी भर इस छोटे से घर में पड़ा नहीं रह सकता। आप क्या चाहते हैं, मैं अपने सपनों को आग लगा दूं और आपकी तरह ही छोटी मोटी नौकरी करके जीवन का बोझ ढोता रहूं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इतना कहकर वह अपना बैग उठाकर चल दिया और राम कुमार जी अपने सुपुत्र की बातें सुनकर जैसे पत्थर बने रह गए। माँ उसे नाश्ते के लिए पुकारती रह गई, लेकिन वह नहीं रुका। कुछ घंटे का सफ़र तय करके जब देव दिल्ली पहुंचा तो उसका मित्र जतिन उसके इंतज़ार में वहां पहले ही मौजूद था। दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। जतिन उसे कार से अपने घर ले आया। जतिन का घर एक पोश इलाके में था, जो कि काफ़ी बड़ा था, जिसमें वह अपने माता पिता और भाई भाभी के साथ रहता था। जतिन ने अपने दोस्त देव का परिचय अपने घर वालों से करवाया। जतिन ने अपने पिताजी को बताया कि देव विदेश जाना चाहता है, इसलिए वह पासपोर्ट संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए दिल्ली आया है। जतिन के पिताजी को ये बात शायद कुछ पसंद नहीं आई। उन्होंने देव को कहा, बेटा तुम अपने माता पिता की इकलौते बेटे हो, तो तुम्हें यहीं रहकर उन्हें संभालना चाहिए। तो देव ने कहा, अंकल जी, मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष करके अपना जीवन बिताया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि विदेश में जाकर अच्छे पैसे कमाऊँ ताकि उनको सुख भरी जिंदगी दे सकूं। एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने के बाद जतिन उसे अपने घर में बने गेस्ट रूम में ले गया। गेस्ट रूम बहुत ही आरामदायक था। काफ़ी देर तक दोनों मित्र बेड पर लेटे लेटे इधर उधर की बातें करते रहे और हंसी मजाक करते रहे। गेस्ट रूम के सामने कमरा बना हुआ था, जहाँ से रह रहकर खांसने की आवाज़ आ रही थी। बात करते करते जतिन भी बीच बीच में उस कमरे में आ जा रहा था। जब जतिन कुछ काम से घर से बाहर गया तो देव ने उठकर कमरे में झांका तो देखा वहाँ एक बूढ़े दादाजी जोर जोर से खांस रहे थे। देव उनके पास गया और अपने हाथ से सहारा देते हुए उन्हें सीधा बिठाया। थोड़ी देर उनकी कमर पर हाथ फेरा
और एक ग्लास में पानी भरकर उन्हें दिया। उन्होंने कांपते हाथों से उस ग्लास को पकड़ा, फिर 2-4 घूंट पानी पीकर देव को वापस दे दिया। अब तक उनकी खांसी भी बंद हो चुकी थी। देव ने ग्लास रखकर अपने हाथ का सहारा देते हुए उन्हें वापस बिस्तर पर लिटाया। जहां एक ओर वे राहत महसूस कर रहे थे, तो दूसरी ओर देव को प्रश्न भरी नजरों से देखा जा रहे थे। देव उनकी नजरों में छुपे प्रश्नों को तुरंत समझ गया और बोला, जी मैं जतिन का दोस्त हूँ, आज ही दिल्ली आया हूँ। तो ये बात सुनकर बूढ़े दादाजी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने उसे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाया और अपना कांपता हाथ उसके सिर पर रख दिया। देव को उनकी हालत देखकर काफी अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर तक देव उनके पास रखी कुर्सी पर बैठा रहा। थोड़ी देर में जतिन के पिताजी अंदर आए और देव का हालचाल जानने लगे और दादाजी को दवाई देते हुए कहने लगे, आप कैसे हैं पिताजी? खांसी में कुछ आराम आया? तो बूढ़े दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन देव अपने दोस्त जतिन के साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए निकला। दोपहर को दोनों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया और फिर घर लौटे तो देखा कि जतिन का पूरा परिवार दादाजी के कमरे में मौजूद था। जतिन के माता पिता पास में रखी चारपाई पर बैठे थे। भाभी उन्हें फल काटकर खिला रही थी और भैया उनके पैर दबा रहे थे। घर पहुंचते ही जतिन भी उनका हाल चाल जानने के लिए चला गया। अपने दोस्त के पूरे परिवार का प्रेम और अपनापन देखकर देव बहुत प्रभावित हुआ। वह गर्व महसूस कर रहा था कि उसे इतने अच्छे लोगों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही साथ वह ये देखकर हैरान था कि आजकल के परिवारों में भी इतनी एकता देखने को मिलती है। देव भी कुछ समय निकालकर बूढ़े दादाजी और उसके परिवार के पास बैठ जाया करता था और दादाजी की कुछ मदद कर दिया करता था, जैसे पानी पिलाना या उठकर बैठने में मदद करना। 2-3 दिन में ही देव को भी बूढ़े दादाजी के साथ खासा लगाव हो गया था और दादाजी का चेहरा भी उसे देखकर खिल उठता था। अपने दोस्त के घर आए हुए देव को आज 3 दिन हो चुके थे। आज सुबह जब देव सोकर उठा तो देखा कि बूढ़े दादाजी के कमरे में काफ़ी लोग खड़े थे। देव तुरंत दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। वहां घर के सभी सदस्यों के साथ साथ वहां डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। डॉक्टर साहब दादाजी की तबीयत की जांच कर रहे थे। दादाजी की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब थी। उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। वह रह रहकर करहा रहे थे। पूछने पर पता चला कि उन्होंने कल शाम से खाना भी नहीं खाया है। परिवार के सभी लोग मायूस और शांत खड़े थे। दादाजी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे, लेकिन उनकी आंखों में सबके लिए स्नेह है साफ नजर आ रहा था। परंतु ऐसी हालत में भी गहरी लकीरों और झुर्रियों से भरे उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। इतने में जतिन के पिताजी उनके पास आकर बैठ गए और आंसू भरी आंखों से उन्होंने कहने लगे, पिताजी कैलाश को फ़ोन लगाऊं? ये वाक्य सुनते ही दादाजी ने असहाय नज़रों से उनकी ओर देखा। उनकी आंखें पानी से भर आईं और उनके चेहरे की संतुष्टि के भाव कहीं गायब हो गए। वे लाचार होकर थोड़ी देर तक कमरे की छत को निहारते रहे और फिर बिना कुछ बोले अपनी गर्दन को ना में हिला दिया और फिर आंसुओं से भरी अपनी आंखें बंद कर दी तो उनके आंसू निकलकर तकिए को भिगोने लगे। दिन भर घर के सभी लोग उनकी सेवा टहल में लगे रहे, लेकिन देव को रह रहकर मन में एक ही विचार आ रहा था
कि आखिर ये कैलाश कौन है जिसका जिक्र जतिन के पिताजी कर रहे थे। ये प्रश्नों से विचारों के दलदल में धकेल रहा था। अंकल किसके बारे में बात कर रहे थे और क्यों? उनकी बात सुनकर दादाजी इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, परंतु वे फिर भी उससे मिलना नहीं चाहते थे। उस समय तो किसी से ये बात पूछना देव ने उचित नहीं समझा। शाम को जब जतिन उससे मिला तो वह अपने आप को रोक न पाया और इस सवाल का जवाब जतिन से जानना चाहा। तो जतिन ने उसे बताया कि कैलाश इन दादाजी का इकलौता बेटा है। ये सुनकर देव भौचक्का रह गया और फिर उसने बेचैनी और उत्सुकता भरे स्वर में पूछा, यदि वह इनका इकलौता बेटा है तो अंकल इनके क्या लगते हैं? फिर जतिन ने बताया कि हम लोगों का इनसे सिर्फ इंसानियत का रिश्ता है, लेकिन कुछ ना होते हुए भी ये हमारे लिए बहुत कुछ है। वह मेरे पिताजी के अध्यापक हुआ करते थे, बड़े ही मृदुभाषी व्यक्ति थे और उस समय के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। मेरे पिताजी का मानना है कि आज वह जो कुछ भी हैं केवल उनके कारण है। पढ़ाई की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे मेरे पिताजी के पास, लेकिन उन्होंने बिना 1 रुपए भी लिए उन्हें पढ़ाया और न केवल पढ़ाया बल्कि पढ़ने में उनकी रुचि भी जगाई। दोनों दोस्तों की बातें सुनकर जतिन के पिताजी भी कमरे में आ गए और देव से कहने लगे, देव बेटा, ये दुनिया बहुत खराब है। यहाँ सब रिश्ते मतलब के ही रह चुके हैं। जब तक मतलब होता है इंसान की अहमियत होती है, जब मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। हैरानी की बात तो यह है कि इन्हें इनके बेटे ने ही छोड़ दिया। वह औलाद जिसे पाल पोस कर बड़ा करके कामयाब बनाने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और उसे इतना पढ़ाया कि वह अमेरिका में आज एक बहुत बड़ी कंपनी के ऊंचे पद पर काम कर रहा है। लेकिन पीछे रह गए उसके बूढ़े माता पिता। उसने तो वहां जाकर अमेरिका की एक लड़की से ही शादी कर ली और वहीं घर बसाकर वहीं का हो गया। पुश्तैनी मकान तो उसने पहले ही बेच दिया था और अपने माँ बाप को किराए के मकान में छोड़कर चला गया था। उसकी माँ ये सदमा ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाई। 3 वर्ष पहले उनका भी देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद इन्होंने सोचा कि अब उनका बेटा उनको वापस लेने आ जाएगा और उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी पत्नी के देहांत के बाद तो वे नितांत अकेले रह गए। बेटा, बहू, पोता, पोती सब लोग अमेरिका में खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन और एक दिन मेरे पास पासपोर्ट ऑफिस में आकर मेरे पैरों में गिर गए और मुझसे विनती करने लगे कि मैं उनका पासपोर्ट बनवा दूं ताकि वह अपने बेटे के पास विदेश जा सके। अपने आदरणीय शिक्षक को अपने पैरों में देखकर मेरी तो हालत जो हुई थी मैं उसे बयां नहीं कर सकता। मैंने उन्हें उठाकर अपने पास बैठाया, उन्हें चाय नाश्ता दिया और उनके बेटे को फ़ोन लगाया। कैलाश ने फ़ोन उठाया तो लेकिन यह कहकर टाल दिया कि कुछ समय बाद मैं पिताजी को लेने आऊँगा, और वह समय आज तक नहीं आया। उसके बाद मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा और इस घर में ले आया। मुझे पिता समान अपने गुरु का आशीर्वाद मिल गया। बच्चों को भी दादाजी का प्यार मिल गया और उन्हें भी परिवार मिल गया। तब से मैं भी उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करता हूँ। देव उनकी बातें सुनकर अचंभित रह गया। सोचने लगा, कितने भले लोग हैं ये सब, जिन्होंने इंसानियत का फर्ज निभाने में सारी हदों को पार कर दिया। काश ईश्वर हर माता पिता को
ऐसी संतान दे तो पूरी धरती स्वर्ग बन जाए। एक और, जतिन और उसके परिवार के बूढ़े दादाजी के प्रति प्यार देखकर उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ, लेकिन दूसरी ओर दुनिया के निर्दयी रूप का परिचय पाकर उसका हृदय अंदर तक परेशानी के दलदल में धंस गया। अभी वे दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि दादाजी के कमरे से कराहने की आवाज तेज होने लगी। आवाज सुनकर किसी अनहोनी की आशंका से जतिन और उसके पिताजी कमरे की तरफ दौड़े। देव सन्न रह गया, फिर अपने आप को संभालता हुआ उठा और दादाजी के कमरे में गया। देखा तो दादाजी को सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ हो रही थी। उनकी आंखें खुली की खुली थी और अंकल उनके हाथों को अपने हाथों में लिए सजल नेत्रों से उनकी ओर चिंतित भाव से देखे जा रहे थे। तब तक परिवार के बाकी सदस्य भी उनके कमरे में पहुंच गए थे। भैया उनके पैरों को सहलाने लगे और आंटी उनके मुंह में गंगा जल की बूंदें डालने लगी। वह चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश और बहुत मुश्किल से अपने दोनों हाथ जोड़कर कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ लाचारी से देखा और अचानक उनके हाथ ढीले हो गए और गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। अपने सभी शरीर और मानसिक दुखों से मुक्त होकर वह इस निर्दयी दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गए। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने की तैयारी की जाने लगी और पूरी साज सजावट के साथ उनके मृत शरीर को शमशान लेकर जाया गया। पूरा शमशान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिससे उनका खून का रिश्ता हो। वह सभी लोग केवल और केवल इंसानियत की खातिर उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे। और सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि जिन लोगों से उनका खून का रिश्ता था, उन्हें तो खबर भी नहीं थी कि आज उनका कोई अपना जो उनसे जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, इस दुनिया से विदा हो गया है। लेकिन अगर खबर होती भी तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ता था उन्हें, क्योंकि अगर फर्क पड़ता ही होता तो क्या वह आज ऐसी स्थिति में संसार से जाते। जतिन और उसके पूरे परिवार के साथ आज देव भी इस मृत बुजुर्ग के भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसके दुख की कोई सीमा ही नहीं थी। दिल के किसी कोने में दबी उसकी कोमल भावनाएं अचानक से उसके पत्थर हो चुके दिल को फिर से पिघलाने लगी थी। शमशान के चिता पर लेटे बूढ़े दादा के चेहरे में उसे अपने माता पिता का चेहरा नजर आने लगा और वह चेहरा नजर आते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि क्यों उसके माता पिता उसके विदेश जाने की बात सुनकर पत्थर की तरह जड़ हो गए थे, क्यों वे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे और हाथ जोड़कर विदेश न जाने की फरियाद कर रहे थे। सारी विधियां पूरी हो चुकी थी और चिता को अग्नि देनी बाकी थी और ये काम जतिन के पिताजी द्वारा किया गया। चिता की जलती हुई अग्नि में रह रहकर उसे अपना बचपन किसी फिल्म की तरह नजर आ रहा था। बूढ़े दादाजी की अंतिम विदाई के समय ही शायद देव भी अपने माता पिता के प्रति कड़वाहट को अंतिम विदाई दे रहा था। उसके हृदय में अपने जन्मदाताओं के लिए प्रेम की नई कोपलें फूटने लगी थी। इस दौरान उसके मोबाइल की घंटी बजी। देखा तो उसके पिताजी का फोन था। अपने आप को संभालते हुए उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो उधर से उसके पिताजी की करुणा और वेदना से सरोबोर आवाज आई, बेटा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है। केवल यह एक वाक्य सुनने की देर थी कि देव की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला।
आ रहा हूँ पिताजी। वह केवल इतना ही बोल पाया और फोन रख दिया। उसके ठीक 2 घंटे बाद वह रेलवे स्टेशन पहुंच गया। उसका दोस्त जतिन उसे छोड़ने आया था। देव ने उसे गले लगाकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि अपने घर में रहने का मौका देकर उसने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि वहाँ रहकर ही उसने परिवार शब्द का मतलब समझा था। थोड़ी ही देर में ट्रेन पहुंच गई और देव अपने घर के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठे बैठे देव गुमसुम अपने ख्यालों में ही खोया रहा। तभी उसका ध्यान सामने वाली सीट पर बैठे एक छोटे बच्चे ने आकर्षित किया, जो तरह तरह की अटखेलियां कर रहा था और उसकी माँ उसे देखकर मन ही मन हर्षा रही थी। कभी वह बच्चा भागने लगता तो उसकी माँ उसे संभालती, कभी गोद में बैठ जाता और कभी गोद से उतरता। कुछ घंटे के सफर में उसने देखा कि उसकी माँ ने एक पल भी अपना ध्यान अपने बच्चों पर से नहीं हटाया था। ये देखकर देव को अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम याद आ गया। अब देव अपने भविष्य का फैसला ले चुका था और वह फैसला लेकर अपने हृदय पर रखे हुए भार को जैसे उसने उतार फेंका हो। खिड़की से बाहर जाते हुए उसके चेहरे पर पड़ने वाली तेज हवाएं उसके फैसले को जैसे सराहना दे रही थी। इसके साथ ही उसके दिल में अपनी माँ पिता के प्रति प्रेम प्रबल होता जा रहा था। वह इस जीवन का अर्थ तथा मूल्यों को और भी अधिक गहराई से महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद जब देव अपने घर के बाहर तक पहुंचा तो वहां खड़े होकर कभी गली को निहार रहा था तो कभी अपने घर को बड़े गौर से देखने लगा। लेकिन फिर सोचने लगा, ये वही तो घर है जहां उसका बचपन बीता था, जहां आज तक वह रह रहा था। लेकिन आज इस घर को देखकर उसके मन में कुछ अलग सा आकर्षण क्यों हो रहा है। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन खिलखिलाना लगा। उसे हर वह बात याद आने लगी जो उसके घर से जुड़ी थी। उसके हृदय में भावनाओं की लहरें हिलोरे मारने लगी। उसके बाद जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे पर उसके माँ और पिताजी खड़े थे, परंतु देव ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके माँ पिताजी 4 दिन में ही चिंता के कारण सूख कर लगभग आधे हो गए थे। उनकी बूढ़ी आंखों में उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। उनकी ऐसी हालत देखकर देव का कलेजा मुंह को आने लगा। एकाएक उसका बैग हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और वह अपनी माँ और पिताजी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन उसके माँ और पिताजी ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर देव को हो क्या गया है। दोनों ने उसे इस तरह रोने का कारण पूछा, लेकिन वह कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसके पिताजी उसके आंसुओं को पोंछते हुए अपनी जेब से उसका अपॉइंटमेंट लेटर निकालकर देने लगे। देव ने जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर को हाथ में लिया तो वह लेटर गीला था। देव को समझते देर न लगी कि यह लेटर किसी और वजह से नहीं बल्कि उसकी माँ और पिताजी के आंसुओं के कारण भीगा हुआ था। उसने तुरंत उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर प्रेम और करुणा मिश्रित स्वर में बोला, माँ पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भटक गया था। और फिर से उनके गले लग गया। आज इस घर में प्यार और खुशी के आंसुओं का सैलाब आ चुका था। यह परिवार आज सही मायने में परिवार बन चुका था और ज़मीन पर पड़े उस अपॉइंटमेंट लेटर के टुकड़े इस बात का गवाही दे रहे थे। आज पूरे घर में देव का ये वाक्य गूंजता रहा था, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा।
इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।